नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 2 से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो, आपको पता है कल हमने डिटेल से डिस्कस किया था। ये आर्टिकल लिखा है निरुपमा राव ने, ये पहले फॉरेन सेक्रेटरी थी। इनका मानना है गलवान में जो कुछ हुआ इसके बाद अब इंडिया और चाइना के रिलेशन पहले जैसे नहीं रहेंगे। देखो 1962 में लड़ाई हुई थी दोनों देशों के बीच, उसके बाद बहुत सालों तक रिश्ते खराब ही थे। लेकिन 1988 में हमारे उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, वो चाइना की यात्रा पर गए थे और उसके बाद रिश्ते ठीक होने स्टार्ट हुए। लेकिन अब गलवान वैली में जो कुछ हुआ, चीन ने धोखा किया, ट्रस्ट जो है हमारा चीन के ऊपर अब फिर से काफी ज्यादा डाइल्यूट हुआ है। देखो ये गलवान वैली वाली जो घटना थी बहुत ज्यादा बड़ी घटना है। इवन 1962 के वार से पहले 1959 में कोंगो ला में एक घटना घटित हुई थी जिसमें 9 हमारे सोल्जर्स शहीद हो गए थे, 3 सोल्जर्स को डिटेन कर लिया गया था। तो उस समय करम सिंह जो डिटेन किए गए सोल्जर्स में से एक थे, उन्होंने वापस लौट कर बताया कि किस प्रकार से मुझे मिसट्रीट किया गया चाइनीज सोल्जर्स के द्वारा जिन्होंने मुझे कैप्चर किया था। इसके बाद मूड हमारे देश में बहुत ज़्यादा चाइना के अगेंस्ट डेवलप हो गया था। 1959 में बाद में दलाई लामा अपने लाखों फॉलोअर्स के साथ तिब्बत में रिवोल्ट करके इंडिया में आ गए थे। और बाद में क्या हुआ आपको पता है, 1962 में वार हुआ जो काफ़ी सारे घाव हमें देके गया। हमारी आत्मा को घाव पहुंचा, हमारी प्रतिष्ठा को घाव पहुंचा 1962 वार की आउटकम से। देखो अभी वो समय नहीं है, वो इंडिया और आज का इंडिया दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। बट देखो हमें एक बात ये भी समझनी होगी, उस समय के चाइना में और आज के चाइना में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। उस समय चाइना के ज़्यादा दोस्त नहीं थे, चाइना की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। आज चाइना की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। यूएसए के बाद दूसरे नंबर पे चाइना की इकोनॉमी सबसे बड़ी है और आज चाइना के बहुत सारे दोस्त भी हैं। तो कुछ लोग जो ये बोल रहे हैं मिलिट्रीली हमें जवाब देना होगा चाइना को, हमें देखो होश में रह के काम करना है, रियलिटीज़ को समझते हुए डिसीजन लेना है। अभी जो दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की बात हुई, स्टेटमेंट्स में दोनों ने एक दूसरे पे आरोप लगाया। सोचना हमें यह है क्या इंडिया फिलहाल की सिचुएशन में चाइना के साथ बॉर्डर पर वार अफोर्ड कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। देखो अभी इंडिया काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना कर रहा है। इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी वीक है, कोविड-19 की महामारी है, पाकिस्तान के साथ टेंशंस तो सदाबहार हैं, नेपाल के साथ भी टेंशंस हैं। तो क्या चाइना के साथ बॉर्डर पर इंडिया वायलेंट क्लैश अफोर्ड कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है? आंसर है नहीं कर सकता है। बट देखो इसका मतलब ये नहीं कि चाइना ने हमारी जमीन पर जो कब्जा किया है वो हम वैसा ही छोड़ दें। हम हमारी नेशनल प्राइड के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते और जो प्रतिष्ठा हमारी दाव पर है उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इसलिए हमें सिचुएशन को अच्छे ढंग से एनालाइज करना होगा। जैसे हमने पिछले आर्टिकल्स में एक चीज ये डिस्कस की थी कि चाइना ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है, तो हम आने वाले समय में चाइना की ही कुछ जमीन पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसके बाद नेगोशिएशंस करें, बदले में यह मांग करें कि चाइना हमारी जमीन को खाली करे, हम आपकी जमीन को खाली करें। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि यह काम हम आज ही करें। आज तो देखो चाइना इन सब चीजों को एक्सपेक्ट कर रहा है, चाइना को भी पता है इंडिया ऐसा कुछ कर सकता है। तो हमें चाइना पर तब वार करना है जब चाइना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। उसके बाद तो देखो कल लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग ने जो बात बोली थी वही इनके द्वारा बोली जाती है, हमें एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी चाहिए। ये तो चलो बाद की बातें हैं, अभी क्या करना चाहिए चाइना से निपटने के लिए। राइटर ये भी बोलती हैं देखो पहले जैसा बिजनेस अब चाइना के साथ नहीं हम कंडक्ट कर सकते। आने वाले समय में आप देखिएगा चाइना से जो इन्वेस्टमेंट आएगी उन पर सरकार और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगी, खास करके डिजिटल जो कंपनीज हैं, क्योंकि आरोप ये लगता है कि चाइना
इंटेलिजेंस जुटा सकती हैं अपनी इन कंपनीज की सहायता से। प्राइवेसी कंसर्न्स हैं। दोनों देशों के लीडर्स की आपस में मुलाकात होगी नियर फ्यूचर में, इसकी संभावना भी अभी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा कम है। इंडिया को देखो कोशिश ये करनी चाहिए, जहां पर इंडिया की स्ट्रेंथ है इंडिया उसको इस्तेमाल करें। जैसे हमारे डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इसी वजह से यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ फिलहाल हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। हमारी इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा डायनामिज्म है। 130 करोड़ की जनता है हमारे पास, एक बहुत बड़ी मार्केट है। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस जैसे यूएन, डब्ल्यूटीओ, इनमें इंडिया का लीडिंग रोल है। मैरीटाइम ज्योग्राफी में भी इंडिया के पास काफ़ी एडवांटेज हैं, क्योंकि इंडियन ओशन के पास है इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन, और इंडियन ओशन जो है वो कम्युनिकेशन सी लेन्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम हमारी इन सब स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं चाइना को काउंटर करने के लिए अलग अलग डोमेन्स में। हमें यूएसए के साथ अपनी पार्टनरशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, ऐसा बोला जाता है निरुपमा राव के द्वारा। अलग अलग देखो एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय होती हैं। एम के नारायणन ने ये बोला था हमें नॉन अलाइन रहना चाहिए, और उसी दिन शाम को इस प्रकार की खबरें निकल के आईं कि चाइना ने इस प्रकार से हमारे साथ विश्वासघात किया। लेकिन निरुपमा राय और कुछ दूसरे एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं अब तो इंडिया के पास कोई चारा नहीं है, हमें यूएसए के साथ और ज़्यादा रिलेशनशिप को मजबूत करना चाहिए ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। और ना सिर्फ देखो यूएसए, बल्कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमें रिलेशंस मजबूत करने चाहिए जिनको चाइना से कंसर्न्स हैं, जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम। वो भी ये सब देख रहे हैं कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे क्या कुछ हुआ है, तो उनके मन में भी अब और ज़्यादा कंसर्न्स हैं कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ भी फ्यूचर में ऐसा ही हो सकता है। इवन जो क्वाड ग्रुप है इंडो पैसिफिक ओशन में, उस ग्रुप में इंडिया को अब एक और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। सबसे लास्ट में RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसको इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि कंसर्न्स थे चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में फ्लड कर सकते हैं। देखो या तो ये पार्टनरशिप या फिर दूसरी पार्टनरशिप्स को हमें ज्वाइन करना चाहिए ताकि हम वर्ल्ड की सप्लाई चेन में अपने आप को इंटीग्रेट कर सकें, अदरवाइज तो देखो हम आइसोलेट हो जाएंगे। हमें अगर एक्सपोर्ट पे फोकस करना है तो एक्सपोर्ट के लिए मार्केट एक्सेस भी तो होनी चाहिए ना। ये सब पॉइंट्स देके राइटर ये बोलना चाहती हैं हमें देखो पूरे डेलिब्रेशंस के साथ पूरे होश में काम करना होगा, ना कि इमोशंस के साथ। हम किसी भी कीमत पे हमारी नेशनल प्रेस्टीज को हर्ट नहीं होने देंगे, बट इसके लिए हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी बनानी होगी, विभिन्न डोमेन्स से रिलेटेड होगी ये स्ट्रेटेजी, ना कि सिर्फ एक डोमेन पे फोकस करेगी मिलिट्रीली। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।